नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बहस करेंगे और बहस का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे। योगी सरकार ने सर्वे का आदेश क्या दिया, उसके बाद सियासत गर्म हो गई, तरह तरह की बयानबाजी होने लगी। आज जमीयत की बैठक में निर्णय लिया गया कि सड़क पर उतरकर कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन वो इस सर्वे के इंटेंशन पर सवाल उठा। उनका कहना है कि ये जो सर्वे है ये टारगेटेड सर्वे है। कई तरह के आरोप लगाए गए। इन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है, सरकार के सर्वे कराने के पीछे की मंशा क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ तमाम मेरे साथी हैं, मेरे गेस्ट हैं, जुड़े हैं, जो इस सार्थक विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मदरसों के सर्वे का मतलब क्या है और सर्वे के पीछे छिपी हुई राजनीति क्या है। कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह से सर्वे हो और कौन लोग चाहते हैं कि ये सर्वे हो और उस सर्वे से क्या सामने निकल कर आए। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं ताहिरा हसन जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुस्लिम जानकार भी हैं। उसके अलावा कमर अली साहब हैं, जो कि सदस्य मदरसा बोर्ड हैं। और इसके बाद अशोक सिन्हा जी हैं, जो कि संघ समर्थक हैं। उनसे हम बात करेंगे, इन सब विषयों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सर्वे क्या रंग लेकर आएगा। 2024 चुनाव से पहले इस सर्वे से मुस्लिम समाज में क्या मैसेज जाएगा, किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा। उससे पहले चंद हम वक्तव्य देखते हैं, चंद स्टेटमेंट सुनते हैं, उससे पता चलेगा कि आखिरकार इस बहस की आज ज़रूरत क्या पड़ी। इसी के साथ साथ हुकूमत से ये अपील है कि बेहतर यही है कि इस किस्म का सर्वे ना किया जाए, बल्कि मदरसा बोर्ड को ये चाहिए कि जो मदारिस मदरसा बोर्ड के तहत हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, वहाँ के तालीम के स्टैंडर्ड को बेहतर करें। हमारी योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए काम कर रही है। और कोई भी ये तनिक भी ना संदेह रखे कि सरकार की कहीं भी मंशा में कोई कमी है। सर्वे का जो तरीका है और जो माहौल बनाया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, खास तरीके से, कि पता चल रहा है कि जैसे मदरसों के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है, मदरसों के अंदर दूसरा काम नहीं हो रहा है, पूरा ये एक मैसेज जा रहा है। ये गलत है, मैं समझता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह के विचार सामने आ रहे हैं। किसी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए, किसी का कहना है कि ये सर्वे ये कराने की कोशिश की जा रही है कि मदरसों के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी होती है। यानी कि सवाल, मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब हम अपने गेस्ट से लेंगे। सबसे पहले हम सदस्य मदरसा बोर्ड कमर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर अली साहब, इस सर्वे की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, राष्ट्रीय बाल आयोग ने जनवरी में मदरसा बोर्ड को लिखा था। जी, आपको एक वाक़या याद होगा कि गोसाईगंज में एक बच्चे को जो था जंजीरों से बांधा गया था और उसके साथ उत्पीड़न किया गया था। एक बहराइच का वाक़या हुआ था। फिर उसके बाद तो दोनों चीज़ों का जब संज्ञान मामला आया, तो क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था कि रजिस्ट्रेशन उस मदरसे का हो, फिर राष्ट्रीय आयोग ने लिखा। उसके बाद जो था मदरसा बोर्ड ने 24 मार्च को ये फ़ैसला किया कि जो भी मदरसे हैं उनका सर्वे करा लिया जाए, उनके अंदर सुविधा क्या क्या होना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों ने मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराया है। जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास है 16,513 का रजिस्ट्रेशन इस समय है। जो अनुदान लेते हैं हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से 558 लेते हैं आज की तारीख में, और उसमें से 52 बच्चियों के मदरसे हमारे पास चल रहे हैं, बाखूबी चल रहे हैं। और माननीय योगी जी की सरकार जो हर साल 10% बजट बढ़ाती है। आपको बता दें, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, हमसे सिर्फ 558 लोग ले रहे हैं ना, अनुदान ले रहे हैं, बाकी नहीं ले रहे हैं। देखिए, हमारी हुकूमत ये चाहती है, मदरसा बोर्ड ये चाहता है कि आप मेन स्ट्रीम में आएँ, आप उसको रजिस्ट्रेशन आप कराएं, उसके बाद आप बताएं कि आप जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उनके बच्चों की बेहतरी के लिए योगी सरकार क्या कर सकती है, माननीय मोदी जी सरकार क्या कर सकती है। आपने देखा कमर अली साहब, ये बताइए कि इस सर्वे के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये टारगेटेड सर्वे है,
ना देखिए मैं और आपको बता दूं, जो सर्वे है ये भी थोड़ा सा स्पष्ट करें कि ये सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं जी। उनका ही सर्वे है कि सबका सर्वे है? देखिए सर्वे सबका यूँ कराना बहुत ज़रूरी है कि मालूम हो जाएगा कि जो स्कीम बनती है, जो फैसिलिटी दी जाती है, आपने देखा जैसे आज मंगलवार था, कैबिनेट हुई, तो हर मंगलवार को एक कैबिनेट होती है, बेहतरी के लिए प्रस्ताव आते हैं। तो जब एक चीज़ मालूम हो जाएगी कि इनको, क्योंकि मुस्लिम को हमेशा वोट बैंक समझा गया, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझती है। आप अगर ये गौर करें, गौर से इस बात को देखें कि दरदोजी आरी का काम करने वाला, चिकन का काम करने वाला, पंचर का काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, ये जो लेबर तबका है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में या प्राइमरी पाठशाला में नहीं भेज पाता है, तो वो मदरसे में भेजता है। मदरसे में उनको एक वक्त का खाना मिल जाता है और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो हमारी हुकूमत ने सबसे पहले ये कहा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मुसलमान मुख्य धारा में आए, उसके बाद एक हाथ में उसके कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। इसी टारगेट के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी 8 साल से काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी 5.5 साल से काम कर रहे हैं। मेन उद्देश्य मुसलमान को मुख्य धारा में लाना है, दीनी तालीम चलिए दी कमर साहब, जाती हम है, समीर उसकी सिंह दुनियावी हमारे साथ तालीम। जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे पूछते हैं। समीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि इस सर्वे का फायदा क्या होगा? जी नमस्कार। नहीं देखिए श्रेय जी, अभी मैं कमर अली को सुन रहा था, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि सर्वे का लाभ और सर्वे से उनके शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन जी, और उपयोगी शिक्षा उनको मिले, उनकी कठिनाइयां दूर हों, उनको लाभ मिले शिक्षा से, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उनकी कठिनाइयों को समझना। और जो अवैधानिक मदरसे चल रहे हैं, जिन मदरसों से शिक्षा की जगह गलत चीजें पढ़ाई जा रही है, उनको रोका भी जा सके और जो मदरसों के गुणवत्ता को सुधारा जा सके। जिस प्रकार से अभी वो चर्चा कर रहे थे कि एक स्कूल में बाल आयोग मदरसे में गया था, जिसमें 2 बच्चों को जंजीरों से जकड़ा गया था उस मदरसे के अंदर। उसका संज्ञान लेके बाल आयोग ने सरकार को पत्र लिखा था और सरकार के पत्र लिखने के बाद बाल आयोग के निर्देश पर सरकार ने एक सर्वे का कार्यक्रम चलाया, जिसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। हम उसमें सुधार करेंगे, हम उस शिक्षा को गुणात्मक शिक्षा की तरफ ले जाएंगे श्रेय जी। और आपने देखा होगा माननीय मोदी जी और योगी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन समीर सिंह जी, सियासी जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी हैं, उनका ये कहना है कि आप तो सियासत के तहत ये कर रहे हैं, ये सर्वे आप सियासत के तहत करा रहे हैं। जो जमीयत है उसने भी आज इसका विरोध किया, उन्होंने कहा हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि आपका जो सरकार का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ठीक नहीं है। वो आपके नज़रिए और आपका जो सर्वे का तरीका है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सभी स्कूलों का सर्वे होना चाहिए, सिर्फ मदरसों का ही क्यों? नहीं, सबके होते हैं, उनको पता नहीं है। उनकी मानसिकता, मैं बताऊं कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। और अभी जिस प्रकार का ओवैसी ने बयान दिया, हमें लगता है कि ओवैसी की मानसिकता तो एकदम तालिबानी मानसिकता है। सर्वे तो सब स्कूलों का होता है, सर्वे तो प्राइमरी स्कूलों का भी होता है, माध्यमिक स्कूलों का भी होता है, मदरसों का भी हो रहा है। हम सर्वे माने किसी चीज के बारे में डाटा कलेक्ट करना, उनकी क्या जरूरतें हैं, साइंस के लैब की कितनी जरूरत है और बाकी क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इस सब चीजों के लिए हम सर्वे कराती है सरकार। और इसमें उनको कहीं ना कहीं से सहयोग करना चाहिए। सहयोग करेंगे तो उस समाज के मदरसे अच्छे बनेंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। देखिए समीर सिंह जी, लेकिन जो आज की बैठक हुई है जमीयत की, उसमें साफ है कि वो आपका सहयोग तो नहीं करेंगे, बस उन्होंने इतनी एक लाइन बोल दी कि हम तो सड़क पे नहीं उतरेंगे, लेकिन हमें ये सर्वे पसंद नहीं है।
हम इस सर्वे को पसंद नहीं करते हैं, इसके तरीके को पसंद नहीं करते हैं, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। मेरे साथ ताहिरा हसन जी हैं। ताहिरा हसन जी, ये बताइए कि इस सर्वे से क्या कोई मुस्लिम बच्चों को और उस 30 सेकंड वर्ग के बच्चों को 30 सेकंड में मैं इसका जवाब दे जी दूं। जी 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 बोलिए। देखिए श्रेय जी, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, इससे सरकार की योजनाएं नहीं चलती हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो ना पसंद हो, हम उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे, योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। और मैं ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है उनको शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए, आपकी जिम्मेदारी है। ताहिरा हसन जी के पास चलते हैं। ताहिरा हसन जी से पूछते हैं। ताहिरा जी, ये बताइए कि आप ये सर्वे को कितना सही ठहराते हैं, और जो मुस्लिम बच्चे हैं खासतौर पे वो जो वंचित वर्ग है, क्योंकि मदरसों में कोई बहुत हाई सोसाइटी के बच्चे तो पढ़ने जाते नहीं हैं, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं। तो आपको लगता है कि इस सर्वे से उनकी जिंदगी में और उनके पढ़ाई के तरीकों में और उनके जो एजुकेशन सिस्टम से जो ज्ञान अर्जित होता है, जो उनको तालीम हासिल होती है, उससे कुछ फायदा होगा? देखिए, सर्वे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक बार पहले इस बात को कहा था कि सर्वे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनलाइज क्लास के, मुस्लिम के जो बिल्कुल दबा कुचला हाशिया का समाज है, उसके बच्चे यहाँ जाते हैं। यहाँ किसी अमीर के या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तक के बच्चे नहीं जाते हैं। यहाँ पे आप समझिए जो हेल्पर हैं घर में, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो जाहिर है ये बच्चे जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज तबके से है, तो इनकी एजुकेशन इनको बेहतर मिले, ये सर्वे से निकल के आए कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, लाइब्रेरी देखा जाए, क्योंकि ये बच्चे इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के आने वाला भविष्य हैं। ये इनके कंधों पर अगर देश के सारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौजवान बेहतर होंगे, महिलाएं बेहतर होंगी, तभी तो देश बेहतर होगा। शरीर का कोई भी अंग अगर कमज़ोर है तो आप ये नहीं कह सकते कि शरीर स्वस्थ है। तो जाहिर है बेहतर एजुकेशन के लिए किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे टॉयलेट की क्या कंडीशन है, वहाँ पानी का क्या व्यवस्था है, और वहाँ किस तरह से फंड अगर हैं जा रहे हैं तो उनका किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ टीचर्स जो हैं वो साइंस, इंग्लिश, ये सब अरबी आप पढ़ाइए, उसके साथ क्या ये सब पढ़ाया जा रहा है? लेकिन ताहिरा जी अगर आप मदरसों पर जाएं और एकदम ईमानदारी से उनका निरीक्षण करें, सर्वे करें, दौरा करें, तो पता चलता है कि जो पढ़ाने वाले हैं वही एक तरह से, मैं कहना वाजिब नहीं है, लेकिन उनकी जो तालीम है वही अनपढ़ की तरह से वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? नहीं, तो इसीलिए तो है मैं कह रही हूँ सर्वे करके उसकी क्वालिटी बेहतर करें। उत्तर प्रदेश में एक मिसाल होगी, सिर्फ सच्चर और रंगनाथ की तरह, मैं बार बार कहती हूँ, एक कमेटी बने, क्योंकि सच्चर एक डॉक्टर की तरह डायग्नोज किया कि क्या हशर है इस कम्युनिटी का, कितनी गर्त में है, यहाँ लिटरेसी लेवल कितना लो है, एम्प्लॉयमेंट लो है। लेकिन ताहिरा जी, सच्चर कमेटी की बात करती हैं आप, रंगनाथ कमेटी की बात करती हैं, उसमें पसमानदा समाज की बात की गई, लेकिन आज भी वो जो 40 जातियां हैं पसमानदा समाज की, मुस्लिम जातियां, वो तो वहीं की वहीं खड़ी दिखती हैं। बिल्कुल, आप बहना को ले लीजिए, रंगरेज ले लीजिए, भिश्ती ले लीजिए, आज भी वहीं खड़ा है। और हमारे यहाँ भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उनका, मैं इसको मानती हूँ, ये ख़त्म होना चाहिए। ये एजुकेशन से ख़त्म होगा कि जो इसकी है वो एजुकेशन है। अभी हमारे बीजेपी के लीडर जो थे वो कह रहे थे मुख्यमंत्री की मंशा अच्छी हो सकती है, वो सर्वे कराएं, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही कि वहाँ पढ़ाया जो जाता है और वहाँ पे एक बच्चे को चेन में किया गया, ठीक है, वो गलत है, उस मदरसे को बंद हो जाना चाहिए। ऐसे तो कई दलित बच्चे जो मोटरसाइकिल छू रहे हैं टीचर की, तो वहाँ उनको पीटा जा रहा है। तो ये इस तरह से एक एक इंसिडेंट को मत लीजिए, जिससे कि कम्युनिटी में एक समझ डेवलप होगी कि नहीं, ताहिरा जी, हम ये पहले से समीर सिंह से इस बात का जवाब लेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मतीन खान साहब जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री और सीएम की जो सोच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मतीन साहब। मतीन साहब, ये बताइए कि सर्वे से प्रॉब्लम क्या है लोगों को, खासतौर पर जमीयत के लोगों को? हाँ, देखिए, जमीयत की बात नहीं है, बात इस तरह की जो है, जिस अंदाज में इसको जो है प्रोपेगेंडाइज किया जा रहा है, ये बताया जाए कि सर्वे की मुख्य मंशा क्या है। ये जो समीर साहब अभी बड़ी बड़ी दुआएं दे रहे थे,
दुहाई देने से ये बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, पिछले 7 सालों से लगभग सरकार है। कितने मदरसों को इन्होंने ग्रांट पे लिया, कितने मदरसों को इन्होंने मान्यता दी है। 565 मदरसे से यूपी के चलेंगे से, जहां के करीब 5 करोड़ के आबादी मुसलमानों की, वहां पे 565 मदरसे ही सब कराएंगे। आप बताइए कि विधानसभा से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो होटल में अभी हादसा हुआ, उस होटल में सरकार प्रोग्राम भी हुए। उस होटल में विधानसभा से 1 किलोमीटर की दूरी में, वो 100 मीटर की दूरी पे, बीजेपी के हेडक्वार्टर से 100 मीटर की दूरी पर, वहां पर बताइए कि क्या सर्वे किया था इन्होंने। जो रिश्वतखोरी करके जिस अंदाज में बेवजह में वहां होटल बना दिया, 4 लोग मर गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, जिनसे लोगों की जाने खतरे में है, वहां का सर्वे नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल मतीन साहब, वो तो दुखद है, बहुत दुखद है, लेकिन आज हम बच्चों की बात कर रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि मदरसे में तालीम हासिल करने जाते हैं और वहां से उस तालीम से उनको मिलता क्या है। मेरा एक सवाल है आपसे, समीर सिंह के पास भी जाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये जो कुकुर मुत्तों की तरह मदरसे उगते चले जा रहे हैं, 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं। एंकर साहब, आप पार्टी ना बनिए। मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं, मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअल फिगर बता रहा हूं। मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं, मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअल फिगर बता रहा हूं कि 16,500। आप अपने जुमले वापस लीजिए। ये क्या जुमला कह रहे हैं आप? शिक्षा को लेकर क्या आप ऐसी बात कहेंगे? आप गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। 16,500 16,500 से ज्यादा मदरसे हैं। 16,500 हो या 26,000 हो, आप इस तरह के जुमलों के मदरसों पे इस्तेमाल करेंगे आप? नहीं बिल्कुल, अगर वहां पे बच्चों को तालीम, अगर वहां पे नहीं, अगर बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी तो मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूंगा, यही शब्द बोलूंगा, क्योंकि नहीं बिल्कुल। तालीम दी जा रही है वहाँ, तमाम बच्चों को तालीम दी जा रही है। कितने बच्चों को तालीम दी जा रही है? तालीम बहुत बड़ी तादाद में तालीम दी जा रही है। आपको फीसदी पता है कितने फीसद बच्चे मुस्लिम फीसद, कितने फीसद बच्चे? नहीं, मैं माफी मांगने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना, मैं माफी मांगने यहाँ नहीं बैठा हूँ। 16,500 आप जो फिगर बता रहे थे, 16,500 से ज्यादा मदरसे हैं जहाँ पे। मंदिर को आप ऐसे कहेंगे? किसके मंदिर को? क्या जुमला कहेंगे आप? तो हो क्या वहां पे क्या हो रहा है अभी? जिस बात पर ये सर्वे हो रहा है, वहां पर आपने क्या सवाल उठाया था? आपने क्या सवाल उठाया था कि वहां पे बच्चों को चेन से बांध दिया गया? क्या कहेंगे आप इसको? आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, शायद आपको सुनाई कम पड़ता है। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे। बीजेपी का प्रवक्ता समीर सिंह है, मैं तो जनता का प्रवक्ता हूँ और मैं पूछूंगा। आप कतई इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल ना करिए। नहीं, मैं तो देखिए, मैं जैसे माफी मांगिए। मैं माफी मांगने नहीं बैठा हूँ। नहीं, आप माफी मांगिए। आपने कैसा जुमला कह दिया? ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या आप जाहिलों वाली बात कर रहे हैं? आप बैठ करके आप गलत जुमले का नहीं इस्तेमाल करिए। एंकर साहब, मैं आपकी फालतू की बात सुनने के लिए टीवी पर नहीं बैठा हूँ। आप कतई गलत बात है। आप स्कूल में बच्चों को जंजीर में बांधा जाता है। आप जो है एंकर साहब से जवाब लेना दीजिए। समीर साहब, आप बताइए कितने मदरसे मानता दिए आपने? समीर साहब, कितने लोगों को गलत बयानी करते आप? गलत बयानी करते आप। एंकर साहब माफी मांगे, पहले एंकर साहब माफी मांगे। एंकर साहब माफी मांगे। एंकर साहब माफी मांगे। आप इसी पे अटके रहिए। आप बहस ही नहीं करना चाहते हैं। आप बैठे हैं, आप बहस ही नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते नहीं है कि हम मदरसों पे बात करें, कि सर्वे पे बात करें। आप एक चीज पर जाके अटक गए। ये बताइए कि मदरसों में क्या हो रहा है? मदरसों में क्या हो रहा है? कितनी तालीम दी जा रही है? नहीं, देखिए, यहाँ हम डिबेट करने बैठे हैं। नहीं बैठूंगा। गलत जुमले ना बात। आप बैठिए, वो आपकी इच्छा है, आप बैठिए। नहीं, बिल्कुल आपके कहने पे कोई कंडम नहीं होता है। माफी मांगना पड़ेगी। नहीं, जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं,
गलत जुमला, बिल्कुल सही जुमला है, ये जुमला मैं 100 बार दोहराऊंगा। और ये शो मैं एंकर कर रहा हूं, मैं आपके कहने पे नहीं चलूंगा कि मुझे कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है, कौन सी। अगर आपको मदरसों में बात करनी है, अगर नहीं, देखिए समय मत खराब कीजिए, आप समय खराब कर रहे हैं ना, आप समय खराब कर रहे हैं। हम बात करते हैं अशोक सिन्हा जी से बात करते हैं। अशोक सिन्हा जी, जिस तरह की बात मतीन साहब कह रहे हैं, आपको क्या कहना है? एंकर साहब, आप इस तरह की जुमले का आप माफी मांगे। इनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए, ये एक ही चीज पे अटक गए। देखिए, शिक्षा मदरसों में जो दी जा रही है, मुख्य उद्देश्य, चाहे वो मदरसों में दी जा रही हो, चाहे वो अन्य पंथों के स्कूलों में दी जा रही हो या सरकारी स्कूलों में दी जा रही हो, उद्देश्य ये है कि व्यक्ति का निर्माण हो, सामाजिकरण हो उसका, समाज के अनुकूल वह बने। भारत एक 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, तो दिखाई भी पड़ना चाहिए। और सभी समाज जब तक बराबरी पर नहीं आएंगे, तब तक आप यह कल्पना करें कि एक समाज पिछड़ा हुआ हो या किसी व्यक्ति का सर बहुत बड़ा हो गया हो परंतु पैर बहुत छोटे छोटे हों, हाथ छोटे छोटे हों, तो उसको व्यक्तित्व नहीं कहा जाएगा या अपरिपक्व है या अविकसित है। तो समाज को भी अगर विकसित बनना है तो शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा, और यह प्रत्येक समाज के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। खास तरीके से जो गरीब तबका है, जिसको बड़ी तेजी से विकास करने की आवश्यकता है, ऊपर आने की आवश्यकता है, उनके शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। अब शिक्षा, जहाँ तक एक खास इस समय समस्या उठी है कि मुस्लिम समाज को ये लग रहा है कि ये हमारा अहम पे ठेस पहुँच रही है, आप क्यों मदरसों के आप कर रहे हैं, दूसरों के क्यों नहीं करते। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि मदरसे दो प्रकार के हैं, एक तो मदरसा बोर्ड चला रहा है और एक प्राइवेट तरीके से चल रहे हैं। जब जो मदरसा बोर्ड चला रहा है उसका भी सर्वे हुआ होगा, वो सर्वे पर किसी भी समाज ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि भाई गलत ढंग से सर्वे हुआ, और जो बाहर हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। उसकी मंशा क्या है, ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी बता चुके हैं अच्छी तरीके से कि हमारा उद्देश्य है कि समाज में ऐसे मदरसे जो जिनका अभी कहीं सर्वे नहीं हुआ है, जो रिकॉर्ड पे नहीं आए हैं, उनमें भी देख लिया जाए कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने स्पेस में पढ़ाई होती है, क्या क्या उनके पास संसाधन है। अगर इसका सर्वे हो रहा है तो इससे न तो कहीं धर्म को या रिलीजन को या मजहब को कहीं चोट पहुंच रही है, और न ही उन अभिभावकों को चोट पहुंच रही है जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ये चोट सिर्फ पहुंची उन लोगों को है जो बेमतलब का खलीफा बन रहे हैं बीच में कि हम साहब इस समाज के कर्ता धर्ता हैं और हमारी ही आवाज़ चलेगी। अरे भाई, इतना बड़ा पसमानदा समाज है, उससे पूछिए ना कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। और वो खुद चाहता है कि जिस विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ रहा हो वो तेजी से आगे बढ़े, दूसरे भी मदरसों की तरह वह भी आगे रहे। तो यह एक सर्वे के विषय है, सर्वे होने दीजिए। यदि इसमें कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तो सर्वे हो जाएगा तो वो अच्छे के लिए होगा। क्या कर लेंगे सर्वे करके भाई? सर्वे कर भी लिया, आप क्या समझते हैं क्या चीज़ कर लेंगे? और यदि आप ही अंदेशा बता रहे हो कि उसमें गड़बड़ होता है तो वो पकड़ में आ जाएगी। तो अपने समाज के लिए अच्छा है ना, वह तो मुस्लिम समाज के लिए भी अच्छी बात है कि उसके समाज में कहीं भी इस प्रकार का विद्यालय न चल रहा हो जहाँ पर कोई गड़बड़ी हो रही हो। तो मैं समझता हूँ कि बात अच्छी है और इसका प्रयास भी अच्छा किया जा रहा है, और सरकार की मंशा जैसा उसके राज्य मंत्री कह रहे हैं ठीक है, तो यह होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उद्देश्य एक ही है कि अच्छी पढ़ाई हो, बेहतर तालीम दिया जाए और वो व्यक्ति समाज के अनुसार आगे बढ़ सके। तो और ये सभी हमारे यहाँ पैनलिस्ट सभी ने कहा है, मतीन जी ने जरूर वो एक बीच में जोश में बोले वो, और निश्चित रूप से वो दिखा रहे होंगे कि भाई हमने टीवी पे बात रखी तो अपने समाज की, मगर ये बात नहीं है। समाज बहुत ही होशियार है, मुस्लिम समाज देशभक्त है। मतीन साहब तो मुझे लगता है कि मतीन साहब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करना चाह रहे थे, वो तो किसी और मुद्दे पे चर्चा करना चाह रहे थे, वो इस बहस में शामिल ही होना चाह रहे थे। खैर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं शुचि विश्वास जी। शुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वे की अगर बात करें शुचि जी, तो सर्वे पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं आप, पार्टी का, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है, क्या कहना है? जी नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ कि मेरी आवाज आपको स्पष्ट जी बिल्कुल मिल रही है। देखिए, सरकार के सर्वे का स्वागत है, और जो भी काम रूल्स एंड रेगुलेशंस से हो, जिसके पीछे भी नियम हो, कांग्रेस पूर्णतया उसका समर्थन करती है। और आपका मैं शब्द अभी सुना मैंने कि कुकुर मुत्तों की तरह,
तो ये बहुत सही है। जो भी बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के, वो चाहे मदरसे हों, चाहे झोला छाप डॉक्टर हों, चाहे बिना मान्यता के स्कूल हों, सरकार को चाहिए कि उनकी विधिवत गणना हो और नियम और मानकों के अनुरूप उन जगहों पर प्रैक्टिस होती हो, उन जगहों पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर फॉलोअप होता हो। तो जो अनैतिक नहीं है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध नहीं है, उन्हें घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये तो सराहनीय कदम है और ये सिर्फ पोलराइजेशन के उद्देश्य से या किसी को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो सरकार मतलब की आप छवि योगी ऐसी सरकार है कि वो योगी हिजाब सरकार पर के भी इस कदम विवाद की होता है। सराहना करती हैं? योगी सरकार ने जो कदम उठाया उसकी आप सराहना करती हैं? सराहना करती हूँ और जी जी बिल्कुल। नहीं, मैं सराहना करती हूँ, लेकिन सरकार की छवि एक ऐसी बनी हुई है कि वो हिजाब पर भी विवाद करते हैं। अभी आपको याद होगा कि हज हाउस को ऑरेंज कलर का पेंट करा दिया था। आपको याद होगा कि पिछले कार्यकाल में योगी जी हरदोई गए थे और वहां के कलेक्टर ने जो बाथरूम के टाइल्स भगवा कलर के लगवा दिए थे। तो समय समय पर पुलिस प्रशासन और तमाम संस्था और आधिकारिक लोगों के द्वारा सरकार की चाटुकारिता के उद्देश्य से भी तमाम ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जाता है जो आम आदमी में सामाजिक हितों और दायित्वों के प्रति थोड़ा संदेह उत्पन्न करते हैं। और चूंकि सरकार की जो छवि है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि योगी जी ठोको नीति को लेकर के आए, क्योंकि योगी जी ने खुले मंच से 80-20 की बात करी, प्रदेश के एक हिस्से को शिमला बनाने की बात करी, समय समय पर उनका लहजा धमकी भरा रहता है, वो चाहे एनआई पत्रकार को बाइट दे रहे हो, तो ये जनता में एक प्रकार का अविश्वास पैदा करता है। समीर सिंह से इस बात का जवाब लेते हैं। समीर सिंह जी, शुचि जी का कहना है कि एक अविश्वास है कि इस सर्वे के पीछे की मंशा पर कहीं सवाल उठता है। नहीं, देखिए श्रेय जी, अविश्वास सूची जी को होगा क्योंकि ये कांग्रेस की प्रवक्ता है। अविश्वास ओवैसी को होगा। अविश्वास उन सब लोगों को होगा जो आज तक मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे। देखिए, योगी जी सरकार में आने के बाद मदरसों में उन्होंने एनसीईआरटी को लागू किया, पाठ्यक्रम लागू किया। टीचरों की नियुक्ति में टीईटी पास लोग ही मदरसों में टीचर बन सकते हैं, हमने उसके सुधार के लिए लागू किया। सरकार की योजनाओं का लाभ मदरसों के बच्चों को मिले। हम बच्चों को ड्रेस दे रहे हैं, हम बच्चों को जूते और उनके कपड़ों के पैसे दे रहे हैं ऑनलाइन, हम मिड डे मील भोजन दे रहे हैं, तो उन गरीब बच्चों को सारे सुविधाओं का लाभ मिले, ये सरकार की मंशा है। हम बच्चों को फ्री किताब दे रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ने की सुविधा दे रहे हैं, हम बच्चों को कैसे वो अपने को देश के विकास में जोड़ सके इसका प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अलगाववाद को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, उनका विश्वास योगी जी पर कैसे हो सकता है? जो लोगों ने आज तक बांटो और राज करो का काम किया, वो योगी जी की सरकार को कैसे अच्छा कहेंगे श्रेय जी? स्वाभाविक रूप से नहीं। शुचि जी तो कह रही है कि ये कदम अच्छा है, वो तो कह रही है। शुचि जी हो, नहीं, शुचि जी तो कह रही है कि ये सर्वे का वो स्वागत करती हैं, लेकिन मंशा पर सवाल उठाती हैं। अरे श्रेय जी, सर्वे हम करा रहे हैं, टीईटी हम लागू कर रहे हैं, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हम लागू कर रहे हैं, मदरसों के बजट को हम बढ़ा रहे हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का नारा हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और विश्वास किस पर होगा? राहुल गांधी पर, जो वायनाड चले गए। वायनाड क्यों गए? अमेठी से वायनाड कोई सीट नहीं मिल रही थी लड़ने के लिए राहुल गांधी को, क्यों गए? क्योंकि पीएफआई से समर्थन लेना था वायनाड में, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। बिना डेटा के बात कर रहा है, इस नाते विश्वास नहीं होगा इनको। मैं बहुत साफ इनको कहिए कि लॉजिक दे, वायनाड कहाँ जा रहे हैं? नहीं होगा क्योंकि 2014 के बाद आजादी मिली है क्या इनको? श्रेय जी, समीर सिंह जी और शुचि विश्वास जी, हम बिना पढ़े अनपढ़ प्रवक्ता आरटीआई की डिग्री वाले आ जाते हैं। नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, मुझे सिर्फ 60 सेकंड चाहिए जी, ओनली 60 सेकंड्स जी।
देखिए, ये 2014 के बाद जिनको आजादी भीख में मिली है, जिनको लगता है कि योगी जी सूर्योदय करते हैं और मोदी जी सूर्यास्त, और जिनके हिसाब से 2014 के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिनको पता नहीं है कि देश के विकास में क्या कारण चाहिए, वो बता रहे हैं कि ऐसा है तो वैसा। कहां से वायनाड आ गया? आप सर्वे के डेटा पे बात कर रहे हैं, सर्वे की बात करिए। आपने कहा उत्पत्ति और पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी और सिलेबस, आप कहाँ हैं? अभी मेरठ में किताबों की कालाबाजारी हुई, भारतीय जनता पार्टी का आदमी उसमें लिप्त था। तो अभी मिड डे मील में नमक रोटी आपने दिया, जिस पत्रकार ने उसको दिखाया, आपने उस पर कार्यवाही करी। अभी यूपी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो ऑक्सीमीटर खरीदे गए 1300 रुपए के, आपने उस पत्रकार पर कार्यवाही करी। आपने पशुपालन में घोटाला कर दिया, डीएचएफएल का पैसा डुबा दिया, और आप क्या मुख्यमंत्री मंच से कहता है कि 80-20 भ्रष्टाचार को आप लोग बेवकूफी की बातें करते हैं। सोनिया जी और राहुल जी सुप्रीम कोर्ट के बेल पर है। सोनिया जी और राहुल जी सुप्रीम कोर्ट के बेल पर हैं। जीजा जी जमानत पर है। नेशनल हेराल्ड का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। पढ़ लिख के आया करिए। कम से कम भ्रष्टाचार की चर्चा करने से समीर जी, मुझे लगता है हम लोग अपनी बहस से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं। हम लोग वायनाड चले गए और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी और भ्रष्टाचार इनकी बात करें, लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है कि जो सर्वे कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो योगी सरकार सर्वे करा रही है, उससे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको जो तालीम मिलेगी और उनका भविष्य कितना सुधरेगा। हम इस बहस को आगे भी जारी रखेंगे। अभी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद का आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम बच्चों की तालीम की और मदरसों के सर्वे की, और इस सर्वे के पीछे की जो मंशा है उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत में तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। हम कमर अली साहब से बात करते हैं। कमर अली साहब से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो मदरसों का सर्वे हो रहा है और मदरसों का जो इतिहास रहा है आज़ादी के बाद से और आज तक 2022 तक, मदरसों की सूरत बदली क्यों नहीं, वैसे की वैसी ही क्यों है? क्या कारण है कि अभी तक मदरसे, या तो जो गैर फंडेड जो मदरसे हैं, या तो वो हैं उनको उनकी हालत थोड़ी बहुत ठीक लगती है, बाकी जो 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, वो ज़कात और फितरे पे ही वो चलते हैं। तो क्या वजह है कि ये आज़ादी के 75 साल बाद भी मदरसों की सूरत बदलती नज़र नहीं आती? देखिए, एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो उलमा हमारे हैं जिनको भड़काया गया है वो बेफिक्र रहें, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, ना मदरसों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने जा रही है। जो मौलवी हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होने, जो लोग सही हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार उनको मेन स्कीम में लाना चाह रही है, उनको और सुविधाएँ क्या क्या दे सकती हैं वो उसकी बात करने हम जा रहे हैं। क्या क्या उनको मिल सकता हम उसकी बात करें। मदरसों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है दारुल उलूम का। 1857 जब जंग आज़ादी का हुआ तो वहाँ पे जब हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, जो भी न्यूज़पेपर आते थे वो बंद कर दिए गए, तो वहाँ से रेशमी रुमाल तहरीक चली, रेशमी रुमाल तहरीक चली। बहुत बड़ा दारुल उलूम का योगदान रहा आज़ादी में। वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहा, अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंक दिया। और उस मदरसे की तारीफ़ आज भी होती है, वो इतिहास में दर्ज है। और मदरसों का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश के अंदर। उन्हीं मदरसों के योगदान को देखते माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी कहा था कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। अभी जैसे बात चल रही है, भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, तो मैं एक बात जवाब देना चाहता हूँ उनको कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, पहली जनगणना हुई सन 1951 में। सन 1951 में, ये बात पे गौर करिएगा, यहाँ पे मुसलमान की आबादी 11.9 थी, 11.9 थी, और 80% मुसलमान पढ़ा लिखा था। 50% मुसलमान जो था सरकारी नौकरियों में था। लगातार उनका स्तर एजुकेशन का गिराया गया, बाकायदा एजुकेशन गिराया गया। फिर उसके बाद 65 साल राज करने के बाद ये एक सच्चर कमेटी लाते हैं, और लाने के बाद ये दर्शाते हैं कि मुसलमानों की जो स्थिति आज की तारीख में दलितों से बदतर हुई है वो हमने करी। कांग्रेस ने बाकायदा सच्चर कमेटी इस बात को दर्शाया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का 65 साल का शासन कह रहा है, ये सच्चर कमेटी कह रही है। मुसलमानों को आपने किस स्थिति में पहुंचा दिया? जो 50% नौकरी में थे, 11.9 में मुसलमान 80% पढ़ा लिखा था। क्या आप तवक्को कर सकते थे कि दलित से बुरी स्थिति
दलित से बुरी स्थिति मुसलमान की है। जो पहले पंचर बनाता था आज तो घरों से कूड़ा उठाने लगा मुसलमान। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 8 साल पहले कुरान शरीफ की बात करी, लैपटॉप की बात करी, मुख्यधारा में लाने की बात करी है, और माननीय योगी जी ने 5.5 साल में जो आज मुसलमानों को मुख्यधारा में ला रहे हैं, आपने देखा कि मदरसे के अबरार अहमद साहब पढ़े थे, कई मुसलमान पढ़ के आए, तो माननीय योगी जी ने कहा कि कहीं तुम्हें रिश्वत देना पड़ी, तो उन मुसलमानों ने कहा नहीं, पाकिजगी के साथ मेरी भर्ती हुई है, मुझे कहीं 2 रुपए नहीं देना पड़े। और एक चीज मैं और बता दूं आपसे, पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई दंगा हुआ, आप ये बता दीजिए मुसलमान इस हुकूमत में कितना महफूज है? कांग्रेस के दंगे देख लीजिए, मुसलमानों के कत्ल गारत हुए हैं। एक मिनट देखिए, साइफाई डांस, एक मिनट मैं एक मिनट देखिए, साइफाई डांस सुनिए, एक मिनट, साइफाई डांस हुआ, अभी मैं साइफाई डांस हुआ, मुसलमानों को गारत हुआ। जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शुचि जी, आपने कमर अली साहब को सुना, उनका साफ के तौर पर कहना है कि आजादी के बाद अच्छी स्थिति थी 1947 में, और उसके बाद जब कांग्रेस का शासन रहा तो कांग्रेस के शासन में वो स्थिति धीरे धीरे डिटेरियोरेट करती चली गई, यानी गिरती चली गई। तो कुल मिलाकर वो मदरसों के हालात और मुस्लिमों के हालात के पीछे कांग्रेस बता रहे हैं। हाँ, मैंने सुन लिया उनको, और चूंकि मेरी बीच में डिस्टर्ब करने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने खामोशी से सुना। पहली खास बात यह कि 80% मुसलमान पढ़ा लिखा था, ये कौन सा आधिकारिक डेटा है और ये कहाँ से आया? जनगणना देख लीजिए, सन 1951 की जनगणना देख लीजिए, सन 1951 की जनगणना देखिए। कमर अली साहब बोलने दीजिए, कमर अली साहब बोलने दीजिए, नहीं, कमर अली साहब बोलने दीजिए, शुचि जी को बोलने दीजिए। आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं जी, बोलिए आप शुचि जी, बोलिए। कभी भी कोई डेटा कोट करे ना तो उसमें अपनी पर्सनल भावनाओं को जाहिर मत करें, हमेशा अपनी कम्युनिटी की अपनी बात नहीं है, ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस की ने जनगणना कराई, मैं उसकी बात करा रहा हूं बहन। सुन लीजिए, अब देखिए डिस्टर्ब मत करिए, आप सुन लीजिए। कांग्रेस वही पार्टी है, यूपीए 1 के कार्यकाल में 8,500 करोड़ रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए दिया था। अभी बैठे अपने फोन पर गूगल, कहां चले गए? दोबारा चेक करने की आवश्यकता कहां चले गए? नहीं, वो पैसे कहां चले गए? कहां चले गए? मेरे पास झाड़ू लगवा रहे हैं मुसलमानों से, कूड़ा उठवा रहे हैं मुसलमानों से, पंचर बनवा रहे हैं, दरदोजी का काम करा रहे हैं, बेवकूफी की बात कर रहे हैं। अरे बेवकूफी, मेरी बहन अगर पैसा कहां गया? आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15% पहुंचता है, 85% गायब हो जाता है। ये किसकी भाषा थी? अरे ये किसकी भाषा थी? हो सकता है आपने 85% खुद खा लिया, त्यागी बनने की, ये तो आपकी भाषा है ना। आप सरकार, सुनने दीजिए, ये आप नहीं देखिए, ये बात देखिए गलत है। आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ऐसी बातें मत करिए। नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या था? 15% नीचे पहुंचता है, 85% गायब हो जाता है। तो आपने इसका मतलब मुसलमानों के नाम पे ठगा मुसलमानों को। साल पर उठा रहे हैं। अगर आप बीजेपी ज्वाइन करने में इच्छुक हैं तो सीधा दरवाजा खटखटाइए। अरे देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप बात करेंगी, कौम की बात करेंगी, मुसलमान की बात करेंगी, मैं मदरसा बोर्ड का मेंबर हूं, तो वो पैसा कहां गया? मैं 8,500 करोड़ रुपए दिया। अरे साहब, 8.5 करोड़ रुपया बहुत होता है। आप गलत बात कर रहे हैं। वो पैसा कहां गया? 80% आप बताएंगी तो। आपकी क्या पंचर बनाने में गया? नहीं, क्या पंचर बनवाने में गया? जो सच्चर कमेटी आपने बनाई, उस सच्चर कमेटी ने आपने दर्शा दिया कि मुसलमानों की स्थिति हमने दलित से बदतर करी, दलित से बदतर करी। अरे भाई, आपने मुसलमान को कहां पहुंचाया? इल्म देने के, इल्म देने, कौन सा इल्म दिया आपने? एक इल्म बता दीजिए कि मुसलमानों को आपने इल्म दिया। आप लोग राजनीतिक चाटुकारिता करते हैं। अरे आप सच्चाई क्यों नहीं मेरी बहन सुनना चाहती है? वो पैसा कहां गया? मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे खाली। आपके प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 85% कांग्रेस वाले खा जाते हैं। क्या कहा था उन्होंने? चलिए कमर अली साहब, शुचि जी हमारे साथ हसन अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, जुड़ चुके हैं, हम उनसे उनके पास सीधे चलते हैं। हसन अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जमीयत की बैठक हुई, जमीयत की बैठक ने कहा कि हम सड़क पर उतरकर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस सर्वे के इंटेंशन पर सवाल है। तो आपका इस पूरे मामले पर, पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्योंकि मदरसों की स्थिति उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश के और भी हिस्से हो, किसी से छुपी नहीं है। तो आपको लगता है कि इस सर्वे से कोई फायदा होगा? साथ मौजूद है, बड़ा अच्छा आपने काम किया कि कम से कम मदरसा बोर्ड के एक सदस्य को तो साथ में रखा। इन्हीं लोगों ने ये
कितना इनके पास तो मदरसा बोर्ड के सदस्यों के पास मदरसा बोर्ड में बैठने के लिए कुर्सी तक अवेलेबल नहीं है, ये हालत है मदरसा बोर्ड की। और लेकिन सवाल ये है कि हमारे भाई जो आक्षेप लगा रहे थे पूर्व के प्रधानमंत्रियों में, देखिए भारत का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, कांग्रेस का और भाजपा का नहीं। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जब तक रहेंगे तब तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, और जब नहीं भी रहेंगे तो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहेंगे। तो कम से कम ये बात ना कही जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने ख्वाब देखा था कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। 5 साल की सरकार बीत गई, दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया और तीसरा शुरू होने के करीब आने वाला है। कहां गया वो ख्वाब? कहां गए? क्या वो भी जुमला था? तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार तो हर जगह इतना ज्यादा व्याप्त है कि उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा, मदरसा बोर्ड के आधुनिकीकरण के लिए जो 7,000 मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ, तो कहां हुआ, क्या हुआ, वो जमीन पे कोई हालत नहीं दिखाई देती। हमारे भाई कमर अली साहब अगर कुछ रोशनी डाल सकते हैं तो डालें कि कितने मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ, कितने मदरसों में कैमरा लगा। क्योंकि आज भी लोग चैलेंज कर रहे हैं कि मदरसों में झंडे नहीं फहराए जाते, मदरसों में राष्ट्र प्रेम नहीं होता, राष्ट्रद्रोह की बातें होती हैं। तो ये लोग कहां चले जाते हैं? मदरसा बोर्ड कहां चला जाता है, और मदरसा बोर्ड के सदस्य कहां चले जाते हैं, और सरकारें कहां चली जाती हैं? जबकि इतिहास साक्षी है, रेशमी रुमाल से लेकर 50,000 उलमाओं ने अपनी शहादत दी है मदरसों से निकल के इस देश की आजादी के लिए। और आज वो लोग जिन्होंने माफीनामे इतिहास में दर्ज रखे हुए, वो मदरसों से सर्टिफिकेट मांगते हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट दीजिए। देखिए, अनियमितताएं हैं, अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड का जो सरकार टैक्स का पैसा मदरसे में खर्च कर रही है, वो कहां जा रहा है, वो किस उद्देश्य से जा रहा है, वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन जांच करने वाले अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए जी, बिल्कुल, उनकी भी जांच अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये होना चाहिए था, लेकिन ये जुमला साबित हुआ। समीर सिंह जी, मैं एक मिनट बता दूं जी, मैं समीर सिंह से के पास बैठ जाता हूं। आप जाइए, हाजी साहब कह रहे हैं कि ये जुमला साबित हुआ है, आपका क्या कहना है? मैं एक मिनट जवाब दे दूं, मैं प्लीज जवाब देता हूं। अभी 4 जुलाई जी, समीर सिंह को बोलने दीजिए। मेरे को समीर जी बोले, मैं उसके बाद आऊंगा आपके पास, मैं उसके बाद नहीं, मैं जानकारी ले लूंगा आपसे। समीर सिंह जी, देखिए श्रेय जी, अभी मैं हाजी साहब को सुन रहा था। 3 तलाक का कानून किसने बनाया? भाई मदरसे पे आइए भाई, मदरसे पे एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, क्या साबित हुआ? बताइए क्या कार्य किया आपने? हाजी साहब बात तो सुनो, सुनने की आदत डालो ना। नहीं, सुनने की आदत डाल रहे हैं, सुन ही तो रहे हैं, सुन रहे हैं साहब, सुन ही रहे हैं। जुमलेबाज बना रहे हो। नहीं, जुमलेबाज बिल्कुल नहीं बना रहे को आप हमारे कामों को जुमला बता रहे हो। नहीं, कहाँ जुमला बताए? बताइए ना, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ क्या जुमला ही साबित होगा? नहीं, क्या जुमला ही साबित होगा? किसने दिया? मदरसों का कंप्यूटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मदरसों के अंतर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को कौन लागू किया? बीजेपी की सरकार ने लागू किया। मदरसों के अंदर टीईटी पास बच्चों के शिक्षक बनेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। मदरसों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया। हाँ, ये जरूर है हाजी साहब कि अगर आप मदरसों के अंदर बच्चों के पैर में जंजीर बांध के पढ़ाना चाहते हो तो योगी जी की सरकार में नहीं होगा, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे समीर सिंह जी बताइए कितने मदरसों को कंप्यूटर हो? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, इन्हीं ने साबित कर दिया। अच्छा, मदरसों पे ताला लगाया जा सकता है, मदरसों पे ताला लगाया जा सकता है, सभी बच्चों की प्राथमिकता है। अरे भाई बताइए, हमारे प्रधानमंत्री के ख्वाब के बारे में बताइए। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। एक उदाहरण बता दिए, एक उदाहरण बता दिए समीर सिंह जी,
एक उदाहरण, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। अरे एक फोटो तो दिखा दिए। अरे किसी एक में लगाया कंप्यूटर, किसी एक पेपर की कटिंग दिखा दिए, किसी एक चैनल का वो दिखा दिए कि ये मदरसे का आधुनिकीकरण है। अच्छा उस मदरसे का नाम बता दिए। समीर सिंह, हमने लगाया, हमने एक मदरसे का नाम बताइए, किया है, बताइए ना। मैं देश जानना चाहता है, भारत की उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जानना चाहती है। एक नाम बताइए, एक नाम बता दिए, एक आपके पेट में दर्द इस बात का है। बताइए समीर सिंह जी, एक नाम बता दिए, हमारे पेट का दर्द सही हो जाएगा। एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम क्यों लागू? एक नाम स्पष्ट पूछ रहा हूँ, एक नाम। देखिए आपके पास कुछ पता ही नहीं है। समीर सिंह जी, कमर अली साहब कह रहे हैं कि मैं इस बात का जवाब देता हूं, कह रहे हैं उनके पास डेटा मौजूद है कि कितने लोगों को लैपटॉप दिया गया है। नहीं समीर सिंह जी के पास नहीं, हमारे साथ सदस्य मदरसा बोर्ड कमर अली साहब हैं, वो कह रहे हैं हम जवाब देते हैं इस बात का। अरे भाई एक सवाल मेरा सदस्य मदरसा बोर्ड से है, एक सवाल खाली, पहले मुझे मौका दे दिए। बिल्कुल मैंने समीर सिंह जी ने सवाल किया, वो जवाब न दे सके। अब सदस्य मदरसा बोर्ड से मेरा एक सवाल है, डालो ना आप सुनो तो। मैं एक सवाल कमर अली साहब से करता चाहता हूँ कि बता दे मदरसा बोर्ड के अंदर किस कमरे में कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे इनकी कुर्सी है, वहाँ पे। पहले मुझे लगता है जवाब दे लेंगे, मुझे लगता है आप आराम से जवाब सुन लीजिए, मुझे लगता है आपकी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। जी बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल जवाब। 4 जुलाई को, नोट करिएगा तारीख, 4 जुलाई 2022 को हमारे माननीय मंत्री जी धर्मपाल सिंह जी अल्पसंख्यक मंत्री हैं कल्याण, ठीक है। समाज कल्याण के ऑफिस में, जो समाज कल्याण का हमारा हाल है, उसके अंदर एक बैठक हुई और मीटिंग बुलाई गई। जो बच्चे टॉपर थे, किसी को 50,000 इनाम दिया गया, किसी को 1 लाख दिया गया, किसी को 10,000 दिया गया। लैपटॉप कंप्यूटर बाकायदा बांटे गए हैं और उसके बाद डीएमओ उनके साथ आए थे, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वो आए थे। पूरे प्रदेश में लैपटॉप, कंप्यूटर और नगद इनाम बांटा गया है। जो हमारे पास 1 करोड़ रुपए का बजट है, इस बात पे गौर करिएगा। अलग से हमारे पास 1 करोड़ रुपए का बजट है। उस 1 करोड़ के बजट से हमने उन बच्चों को माननीय योगी जी के कहने से, माननीय मोदी जी के कहने से, जो उनका सपना था साकार था, एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप, हमने उन्होंने इनाम इकराम दिया है। 4 जुलाई का फुटेज देख लीजिए, 5 जुलाई का आप उठा के न्यूज़पेपर देख लीजिए, साक्ष्य मिल जाएंगे। कोई भी बात हाजी साहब हवा में नहीं होती है, क्योंकि 4 मेंबर उसके अंदर थे, एक चेयरमैन थे, धर्मपाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे। उन बच्चों को सम्मानित किया, पूरी मीडिया मौजूद थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहना करी। उन्होंने, अभी वक्त आने वाला है, दूसरा रिजल्ट आने वाला है, दूसरा रिजल्ट आ गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कालीदास पे बुला के बच्चों को सम्मानित करेंगे, एक हाथ में लैपटॉप उनके देंगे, कंप्यूटर देंगे। 1 करोड़ रुपए का बजट, आपको बता देना बहुत ज़रूरी, वो 1 करोड़ का जो बजट था, उस बजट के अंदर हमने लैपटॉप भी दिए, कंप्यूटर भी दिए और हमने नगद राशि भी 1 लाख रुपए दी। आप डीएमओ से पूछ सकते हैं, लखनऊ डीएमओ भी थे, बलरामपुर भी थे, सावस्थी भी थे, कानपुर भी थे, हरदोई भी थे, सारे लोग थे। वो डीएमओ टॉपर को बच्चों को लेके आए थे, जो टॉपर थे उनको दिया गया है। आप ये बात कहें कि नहीं किया जा रहा है, अरे भाई आप किसी चीज़ को बदनाम मत करिए। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, मैं आपको जगह बता रहा हूँ, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। कमर अली साहब, हमारे पास समय कम है, हमारे साथ मैं जिम्मेदार हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं अभिषेक पांडे, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, ये बताइए, जब जिक्र आता है मदरसों का, जिक्र आता है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो सियासत बहुत तेज हो जाती है, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि इस सियासत से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? देखिए, ध्रुवीकरण है और इसीलिए एक पक्ष को फ़ायदा है तो दूसरे पक्ष को भी फ़ायदा है। इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही मदरसों का नाम आता है, भले इसके पीछे की मंशा बीजेपी कह रही है कि हमारी मंशा बहुत साफ है, लेकिन इतने संवेदनशील विषय को छूने से पहले कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी को अपने भरोसे में लेना चाहिए था। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि मदरसे एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो उत्तर प्रदेश में इतनी प्रभावी है, जो सरकारें बनाती है, सरकारें बिगाड़ती है। तो जाहिर तौर पर जब मदरसों के सर्वे की बात आएगी तो तकलीफ़ तो होगी। कोई भी आपके घर में सर्वे करने आता है तो आपको तकलीफ़ होती है। तो ठीक उसी तरह मदरसे हैं जो एक तरीके से सिंबल हैं एक कम्युनिटी का, एक दीनी तालीम का एक सिंबल है, और वहाँ पर जब कोई जाएगा तो दिक्कत होगी। बीजेपी ने यहाँ पे गलती की कि उनको मदरसों में सर्वे करने की बात कहने से पहले उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। एक चुनावी माहौल भी क्रिएट करता है, चुनावी मुद्दा भी बनता रहा है, इसलिए भी ये अछूता नहीं है। और दूसरी तरफ
मदरसों को भी ये सोचना चाहिए कि बदलाव का दौर है। जब बीजेपी बदल रही है, हाईटेक हो रही है, मॉडर्न हो रही है, आरएसएस मॉडर्न हो रही है, आरएसएस के दफ्तर बदल रहे हैं, तकनीकी बदल रही है, शिक्षा बदल रही है, तो उनको बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, तो फिर भी बेहतर उनको बदलने में कोई जरूरत नहीं है। असम का उदाहरण लीजिए, असम देखेंगे तो अशोक उत्तर सिन्हा प्रदेश जी के बेहतर पास। लगेगा। सिन्हा जी, हम लोग के पास वक्त की कमी है क्योंकि घड़ी कुछ पाबंदी लगा देती है। ये बहस का वक्त अब पूरा होने जा रहा है। मेरा एक सवाल है, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। इस सर्वे के बाद आपको लगता है, ये कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक इस सर्वे को पूरा कर लें, आपको लगता है कि कुछ जमीन पर दिखेगा? निश्चित रूप से सर्वे इसीलिए किया जा रहा है कि इससे बेहतर परिणाम हासिल हों। बेहतर होता कि आज की बैठक में, आज की इस वार्ता में आप कुछ अभिभावकों को भी बुलाए होते और कुछ प्राइवेट मदरसों के संचालकों को भी बुला दिए होते। एक ही एक बुलाते, वो भी अपनी बात को रखते, जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या चाहते हैं और क्या इस सर्वे से उनको फ़ायदा होगा। दूसरा मेरा सुझाव भी है कि सारे मदरसे बोर्ड के अंतर्गत चलने चाहिए। अलग से क्यों चलाएंगे भाई आप? एक बोर्ड बना हुआ है, वो आपकी एक एडवाइजरी बॉडी है, एक सहूलियत देने का एक स्रोत है, केंद्र है। तो आप सभी मदरसों को सर्वे करके और सबसे कह दीजिए भाई, इस बात के लिए राजी हो जाए कि मदरसा बोर्ड एक तरीके से रेगुलेट करेगा सबको राजी हो जाना चाहिए। ताहिरा हसन जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इतनी देर से बात हो रही है, वो कहाँ कहाँ पहुँच गई, कांग्रेस भाजपा और सब तरफ चली गई। जब मुसलमान बच्चों की पढ़ाई की बात होती है तो इसी तरह से भटकाया जाता है। ये मार्जिनलाइज क्लास के बच्चों की पढ़ाई की बात है, लेकिन ये सिर्फ, मैं फिर रिपीट करती हूँ, सच्चर और रंगनाथ वाला हशर ना हो इसका। अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो सिर्फ गिफ्ट ना दीजिए लैपटॉप। आपके मदरसा में, हर मदरसे में एक कंप्यूटर के लिए एक रूम होना चाहिए जहां हमारा बच्चा जाए और कंप्यूटर क्लासेस हो। वहां इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाइए, अरबी भी पढ़ाइए, अरबी के साथ इनको पढ़ाइए, जिससे कि हमारे मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। बात इस पे होनी चाहिए, लेकिन बात इस पे बहुत कम हुई। सियासत होने लगती है जी। कमर अली साहब। और हमेशा गरीब मुसलमान के साथ संक्षेप में बताइएगा। ये शर्मनाक बात है। सियासत वो लोग करते हैं जिन्होंने मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। वो नहीं चाहते हैं वो जागरूक हो और मुक्त धारा में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डर हमेशा दिखाया गया और दिखा के उनके वोट बैंक को हासिल किया गया। अब ये विपक्ष के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, मुसलमानों के लिए काम कर रही, मुख्यधारा में लाने की बात करती है, मुख्यधारा में ला रही है। ये तकलीफ़ इनको है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर ये बड़ा करने का प्रयास करते हैं। जो इनका जो आवाम है, एक जो अभिभावक है ना, जिनकी बात होती है बड़ा इस फैसले से खुश हैं। चंद लोग, मैंने कहा चंद लोग जो भड़काए जाते हैं, वो भी आज नहीं कल नहीं, वो आप सही बात को मान जाएंगे। मैंने इसीलिए कहा जी, आपका फाइनल कमेंट क्या होगा? वो उलमा जो हैं अपनी कौम को खुद समझाएंगे, जो आज किसी ना किसी कहने से भड़के हुए हैं। शुचि जी, आपका फाइनल कमेंट क्या होगा? आपको लगता है कि कुछ सूरत और सीरत बदलती नजर आएगी इस सर्वे के बाद? देखिए, मैंने जो शुरू में कहा मैं पुनः कहूंगी, हालांकि बहुत सारा इंटरप्शन हुआ और बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने ये नहीं बताया कि इस सर्वे के मुख्य बिंदु क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सरकार इसको अच्छी प्रकार से लागू करे और ना केवल मदरसों की काउंटिंग बल्कि झोला छाप डॉक्टरों की काउंटिंग और वो स्कूल जो बिना मान्यता के तमाम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, और भी तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं है। तो गवर्नमेंट ध्रुवीकरण के अतिरिक्त एक आम जनमानस के हित को ध्यान में रखते हुए अगर इस सर्वे को लागू करती है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और इसका उद्देश्य भी बाकी बातों की तरह से शोर शराबा करना और 80-20 की खाई को बढ़ाना है, तो फिर ये बेहद चिंता की बात है। और जो सरकार का रवैया है, मैं उसी की आशा करती हूँ। जी, समीर सिंह, आपका फाइनल कमेंट क्या है? देखिए श्रेय जी, मदरसे को हम शिक्षा का केंद्र मानते हैं और सरकार ये चाहती है कि मदरसों के अंदर गुणात्मक परिवर्तन हो और सरकार के नॉर्म्स के अनुसार एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हो, टीईटी शिक्षक हो, कंप्यूटर हो, क्लासरूम हो, उनको सुविधाएं हो और कहीं भी किसी भी शिक्षा के केंद्र को धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए। छात्र और बच्चे देश के भविष्य है, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं विश्वास के साथ आपके चैनल पर कहता हूं, ताहिरा जी जो कह रही थी कि हर बच्चे का विकास होना चाहिए, वो मुख्य धारा में आए, ये माननीय योगी जी की मंशा है,
माननीय मोदी जी की मंशा है और हम इसे लागू करके रहेंगे, चाहे कोई भी, चाहे हाजी साहब को खराब लगे, चाहे मतीन साहब को खराब लगे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जी बिल्कुल, फाइनल कमेंट है हाजी साहब से भी ले लेते हैं। हाजी साहब, समय की कमी है, समय की कमी है। हाजी साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या है? उनका कहना है कि आपको चाहे परेशानी हो, आपको दिक्कत हो, लेकिन हम अपना काम करेंगे। जी हाजी साहब। ये करेंगे क्योंकि इनको लोकतंत्र से मतलब नहीं, निरंकुश लोग हैं, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। देखिए, इनकी मंशा आखिर में निकल के आ गई कि मदरसों में दीनी तालीम न दी जाए। सिर्फ ये पॉइंट है इनका कि किस तरह से दीनी तालीम को मदरसे से रोकी जाए। इस्लाम के प्रचार और प्रसार को, दीनी तालीम को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। तो जितने भी मुसलमान कोई हैं, हस्तक्षेप नहीं, बता देना बहुत जरूरी है। दीनी तालीम में कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं मदरसा बोर्ड का मेंबर हूं, मैं आपको बता दूं हाजी साहब, दीनी तालीम में कोई हस्तक्षेप नहीं है। दुनियावी तालीम को बढ़ाया जा रहा है। क्या आपने इनको काउंट? हाजी साहब, दीनी तालीम के लिए मेरी बात समझिए। दीनी तालीम में कमर कोई अली साहब, हस्तक्षेप हमारे नहीं पास है। समय की कमी है, मैं आपकी बात को समझ तालीम गया। को बढ़ाया जा रहा मुख्य धारा मुसलमान को लाने के लिए। कमर अली साहब, हाजी हसन साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुचि विश्वास जी आपका शुक्रिया, अशोक सिन्हा जी आपका शुक्रिया, ताहिर हसन जी आपका शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है और इस बहस को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी बहस के बाद एक बात सामने आई कि अगर मुस्लिम तबके का कहीं भी जिक्र आता है, मुसलमानों की कहीं भी बात आती है, तो वहाँ पर सियासत ज़रूर शुरू हो जाती है, चाहे वो मुस्लिम का पक्ष रखने वाले लोग हों या फिर दूसरी पार्टियां हों। वो कहीं ना कहीं इसको अपने वोट बैंक की तरह रखती हैं, चाहे वो बच्चों की बात क्यों ना हो, चाहे वो उनकी दीनी तालीम की बात क्यों ना हो, लेकिन उनके पीछे की मंशा ये रहती है कि कैसे न कैसे इस वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए और अपनी तरफ करके फिर उसका फ़ायदा चुनाव में लिया जाए। लेकिन आशा ये करते हैं कि इस सर्वे के बाद जो भी तस्वीर सामने आएगी वो बच्चों के मुस्तकबिल को तय करे और बच्चों के मुस्तकबिल में एक नया उगता हुआ सूरज देखने को मिले, क्योंकि यही बच्चे हमारा भविष्य हैं, चाहे वो फिर हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों और ये सिख हों। ये छोटी सी बात अगर सियासी दलों को समझ में आती है, सियासत करने वालों को समझ में आ जाती है, धर्म के ठेकेदारों को समझ में आ जाती है, तो आज तस्वीर नहीं बदली है, कल ज़रूर बदलेगी, क्योंकि खून टपका है, जमा है, ज़रूर पिघलेगा। कल इसी पहाड़ से सूरज ज़रूर निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।